जी, ठीक है। हमारे साथ अर्थशास्त्री जी भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मोहित शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मोहित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल कि इस बजट से आम जनता को तो बहुत उम्मीद है, लेकिन एज ए इकोनॉमिस्ट आपको क्या लग रहा है, इस बार क्या कुछ पिटारा खुल सकता है वित्त मंत्री के इस बजट से? देखिए, इस बार जो है बजट पर वित्त मंत्री जी के साथ मोदी जी की भी पूरा इस पे फोकस है, प्रधानमंत्री जी का। इसका कारण ये है कि जो एनडीए की नई सरकार बनी है उसके बाद से ये पहला बजट पेश होगा। और इसमें इस बार चुनाव में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान भी हुआ है। तो इस बार कोई भी मुझे नहीं लगता है कि सरकार कोई मौका छोड़ेगी कि जिसमें जनता को, आम जनता, मध्यम श्रेणी के लोगों को पूरी तरीके से प्रभावित करने का इस बार सरकार का दृष्टिकोण रहेगा। और इस बार कोई मौका ऐसा सरकार नहीं छोड़ेगी कि किसी को भी कुछ करने का मौका मिले। तो इस बार का जो बजट है वो काफी लोग लुभावना होने वाला है, जिसमें आप जो 80C की जो छूट थी वो भी बढ़ाएंगे, 80D की छूट भी बढ़ाने की उम्मीद है। उसके साथ किसान सम्मान निधि योजना जो थी उसमें भी ये 2000 रुपए की बढ़ोतरी 6000 की 8000 करेंगे वार्षिक, और उससे किसानों को भी संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि किसान एक बड़ा समूह है, वोट बैंक उससे सरकार को प्राप्त होता है। तो ये और कुल मिलाकर के जो बेरोजगारी है उसको भी दूर करने के लिए ये कुछ प्रयास इसमें करेंगे, नौकरियों को भी बढ़ाएंगे। और उसके साथ में सरकार का जो फोकस है, क्योंकि बेरोजगारों की जो लिस्ट है वो बढ़ती जा रही देश में आबादी के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, तो उस पर ये स्किल डेवलप करने के लिए नई नई योजनाएं लाएंगे कि लोगों को स्वरोजगार प्राप्त हो। इसके ऊपर भी सरकार का अधिक फोकस है। और बहुत सारी जो बजट में इन्होंने जैसे बढ़ोतरी बहुत समय से नहीं किया है, होम लोन की जो 2 लाख रुपए तक ब्याज दर में छूट थी, उसको 3 लाख रुपए तक भी ये करने का इस समय उम्मीद है। और प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है कि इसको ये करें, और उम्मीद है कि उसको भी ये करेंगे। और इस प्रकार से कई तरीके से लोगों को लाभ होगा। एनपीएस की छूट भी बढ़ाने पर है, और जो लोगों को अगर आप देखिए कि जो कि छूट अभी 3 लाख थी उसको भी 5 लाख तक ये कर देंगे। तो आम आदमी को 8.5 लाख रुपए तक वो उसको इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। इस तरीके से मिडिल क्लास को बहुत फायदा होगा। और इस बजट को प्रस्तुत होने के बाद अब कल ये चीजें सारी जो है आप सबके सामने होंगी। जी बिल्कुल। और माना तो ये भी जा रहा है कि फसलों की सरकारी खरीद पर कुल उपज का महज 6% है, जो कि कृषि बाजारों, ग्राम हाट और जैसे वैकल्पिक सिस्टम से इसे और बेहतर किया जाएगा, और एमएसपी में जितनी भी खामियां हैं उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हाल ही में चुनाव से पहले किसानों को लेकर भी कई बड़े दावे वादे किए गए हैं, उनकी नाराजगी भी देखने को मिली, तो ऐसा माना जा रहा है। तो क्या लगता है, अगर इस तरह की स्कीम्स आती है तो किसानों को कितना फायदा होगा, और किसानों को फायदा होगा तो उससे सरकार को कितना फायदा होगा? मोहित जी। देखिए, देश की जो अर्थव्यवस्था है वो विगत वर्षों में काफी सुदृढ़ हुई है, जीडीपी भी बढ़ी है, और देश की जो सरकार की नीतियां रही हैं उसमें विकास भी देश में काफी हुआ है। और पिछले जो बजट से काफी अर्निंग सरकार को हुई है, तो सरकार का खजाना भरा हुआ है। इस समय सरकार का मुख्य है पैसा जनता से लेना नहीं, बल्कि जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं देना। तो उसमें किसानों के ऊपर जो कुछ किसान जैसे संगठन है जो समय समय आंदोलन करते रहते, उनको भी सरकार चाह रही है कि हम संतुष्ट कर दें। तो किसानों से संबंधित जो भी लाभ, जैसा मैंने सम्मान निधि योजना बताया, आपने बताया, तो खरीद के दाम बढ़ाना, इस तरीके से बहुत सारी जो सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से उसमें देगी कि जिससे किसान लोग संतुष्ट हों, प्रसन्न हों। क्योंकि देखिए 2 बातें हैं, एक तो मैंने पहले आपको बताया चुनाव की, दूसरी बात सरकार का खजाना भी इस समय भरा हुआ है और सरकार को काफी आर्थिक लाभ है, और जो देश का जो कर्जा है वो काफी कम हुआ है। तो इसलिए सरकार जो है, कोई कहीं से भी सरकार के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि सरकार कोई किसी प्रकार की छूट ना दे, योजनाओं में कमी करे, कुछ है, बल्कि सरकार और अधिक योजनाएं करेगी। और आप मिडिल क्लास को तो इस बजट से बहुत ज्यादा आपके लिए फायदा होने की उम्मीद है। और इनकम टैक्स की जो छूट है वो भी बढ़ जाएगी, और जो कि पिछली बार भी नहीं बढ़ी, उसके विगत 5 वर्षों से कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं आई, 10 साल से नहीं आई, उन सभी चीजों को सरकार बढ़ाएगी। तो 1.5 साल की जो हमें इंश्योरेंस की और अन्य जो निवेश की छूट मिलती थी वो भी जो है 1.5 से 2 लाख करने का है। हेल्थ इंश्योरेंस की जो छूट थी वो 25,000 तक थी, और वृद्ध जन, सीनियर सिटीजन को जो 50,000 थी वो 1 लाख कर देंगे।
25,000 से 50,000 करने की इनकी योजना है। तो इस प्रकार से हर प्रकार से देखिए तो बजट में लोगों को विशेष लाभ इस बार बिल्कुल जो है सरकार देगी, इसमें मुझे कोई शंका नहीं लग रही कहीं से। जी, आयकर छूट की सीमा को 5 लाख किए जाने की भी संभावना नजर आ रही है, और अगर ऐसा होता है तो विपक्ष क्या कहेगा, और क्या ये सही रहेगा या और बढ़ाना चाहिए इस आंकड़े को? देखिए, जीरो स्लैब जो है 3 लाख था, वो 5 लाख हो जाएगा, और जब ये होगा तो अन्य छूट भी इसमें बढ़ेगी, तो वो सब कुछ मिला के करीब 1.5 लाख से 2 लाख उधर हो जाएगी। उधर हेल्थ इंश्योरेंस की छूट बढ़ेगी, तो लगभग 8.5 लाख रुपए तक जिन लोगों की आमदनी सालाना है, ऐसी उम्मीद है, अभी तो कल पता चलेगा, 8.5 लाख रुपए तक की जिनके सालाना आमदनी है, वो सभी लोग जीरो स्लैब में चले जाएंगे, मतलब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे एक बहुत बड़ी आबादी को, बहुत लाखों करोड़ों लोगों को इसका फायदा प्राप्त होगा, और सरकार बिल्कुल ये कर सकती है, क्योंकि सरकार के पास कोई आर्थिक समस्या नहीं है इस समय। और एक चीज और आ रही है कि जो बेरोजगारी के ऊपर विपक्ष कई बार कहता रहता है कि बेरोजगारी देश से बढ़ रही है, इसके ऊपर नहीं, तो इस बार सरकार का उस पर ही पूरा फोकस है कि रोजगार के संसाधन जो है कैसे बढ़ाए जाए। और जो युवा वर्ग है, ये भी सुनने में आया, युवा वर्ग का काफी वोट सरकार को नहीं मिल पाया बेरोजगारी के कारण, वो भी सरकार आकर्षित करेगी, युवा वर्ग को रोजगार देने की योजनाएं लाएगी। बिल्कुल राज जी, देखिए बेरोजगारी की यहाँ बात हुई है, और जो सीएमआईई की रिपोर्ट मैं लेके बैठी हूँ उसमें भी यही दिखाया गया है कि 2023 में जो परसेंटेज है वो 8 तक पहुंच गया है। तो 2022 में 7.33 था, लेकिन 2023 में ये 8 पॉइंट तक पहुंच गया है। तो ऐसे में इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है सरकार को अपने बजट में, और किस किस क्षेत्र में फोकस करना चाहिए ताकि जनता का भला हो सके। राज जी, देखिए अभी मैं शास्त्री भाई को, ठीक है, मोहित जी लौट रहे आपके पास राज जी से। जी, मैं अभी इन्हें सुन रहा था, तो मैं ये बता दूं कि जब सन 2014 से जो मेरी उम्मीद है, और ये उम्मीद मुझे लगता है ये सच्चाई में प्रकट हो जाएगी, 2014 के बाद से आज तक इनके वो रोजगारी नहीं भर पाए, सरकारी वैकेंसियां नहीं भर पाई ये। अभी जैसे कि अभी शास्त्री भाई कह रहे थे कि बेरोजगारी जनसंख्या वृद्धि के कारण बढ़ी, मैं नहीं समझता ना 2014 के बाद जनसंख्या वृद्धि का कोई मतलब नहीं बैठ रहा है रोजगार में, क्योंकि सन 2014 में जो लड़का पैदा हुआ वो जॉब लगने लायक हो ही नहीं। तो सन 2014 में जिसने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था वो बेरोजगार घूम रहा है, उसके बाद जो 2019 में दिया वो बेरोजगार घूम रहा है। तो बेरोजगारी तो इनकी नाकामी है, इनके नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ी। और एक और बात कहना चाहता हूं कि अभी आपने कहा कि सरकार के पास खजाना भरा है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा सरकार के पास खजाना, मैं दावे के संग प्रूफ दूंगा यहाँ पे खजाना नहीं है। ये कस्तूरबा स्कूल चल रहे हैं, उनमें 2 बजट होते हैं, केंद्र का बजट होता है और एक मान लो यूपी है तो यूपी का बजट होता है, केंद्र का बजट 3-3 महीने नहीं आता। हाँ, नो डाउट खजाना अगर भरा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का भरा है, जिससे देश का, किसान का, या डॉक्टर का, या शिक्षक का, या छात्र का भला नहीं होने वाला है। और मैं एक और बात बता रहा हूँ, कहावत है सब कुछ ढाक के 3 पात, इनका बजट कल हो जाएगा, फिर वो 6 पात निकलेगा, ढाक के 6 पात देख लीजिएगा, कोई किसी को नहीं मिलेगा। ये घुमा फिरा के ये लूटा खसोटी में लगे रहते हैं। इनको देश के नागरिक, इन्होंने एक्चुअली देश की जो जनता है उसको ये प्रजा समझते हैं। आप प्रजा समझते हैं तो वो राजा कभी अपनी प्रजा को सुखी नहीं देख सकता। भारतीय जनता पार्टी से ही जान लेते हैं इसमें कितनी सच्चाई है। प्रमेंद्र जी क्या कहेंगे, तोहफा है या धोखा है, क्या है ये बजट जो कल आने वाला है? देखिए, बाहर बहुत ज्यादा शोर मचाने से या कोई भी आलतू फालतू बातों करने से चीजें नहीं ठीक रहती हैं, और बहुत अच्छे आंकड़ों पे बात करनी चाहिए, लोगों के जो रियलिटीज हो उन पे बात करनी चाहिए। पिछले 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत ने जितनी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है वो दिखती है, वो जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं वो दिखाई देते हैं। भारत में जहाँ आज सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मोबाइल फोन्स की, उसमें कहीं ना कहीं कारखाने लगे हैं और भारत के लोगों को उसमें रोजगार मिला है। और आज ये सब चीजें, ये सब ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स हैं जो दिखाई देते हैं। और जो ये खजाना भरा है जीएसटी का, ये सरकार का खजाना भरा है, और इसी से लोगों को राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। 80 करोड़ लोग उसके लिए, जो बीपीएल के लोग हैं उनको राशन दिया जा रहा है। अगले 5 वर्ष तक वो राशन देने की बात है। सिमिलरली लोगों को डिफरेंट सेगमेंट्स में, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो स्पोर्ट्स के लिए हो, बजट एलोकेट किया जा रहा है।
तो पूरे ठीक है प्रवीण जी, आपने विकास दर पे अच्छा काम किया है, लेकिन आप अगर बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं तो उसके आंकड़े भी अगर आप देखेंगे तो जो CMIE की रिपोर्ट है उसमें 2020 में यानी कि कोरोना काल में 8% पे पहुंचे थे ये आंकड़े, लेकिन 2023 में फिर पहुंच गए 8% पे। तो क्या यही वजह रही कि चुनाव में भी आपको बड़ा झटका लगा, डेंट लगा? चुनाव में डेंट लगने की बात हो सकती है, लेकिन इस वक्त फिर से भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही अपना विश्वास जताया, इसीलिए प्रधानमंत्री जी तीसरी बार इस देश के लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। और जहां तक बात आती है विकास के लिए, कि जैसी बात कही जा रही है बेरोजगार, जी ठीक है, राज जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए विकास दर के अगर आंकड़ों की बात करें, अभी आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे तो उस पर भी साफ हो गया है, लेकिन विकास की बात करें तो 2023-24 में 8.2 पहुंच गया ये आंकड़ा। राज जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है। हाँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। अब आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। हाँ, मुझे यही नहीं समझ आ रहा कि आप, मुझे तो कहीं विकास दिख नहीं रहा है, और ये ट्रिलियन मिलियन ये साधारण इंसान नहीं जानता है। साधारण इंसान को तो ये चाहिए कि उसका बच्चा सही स्कूल में पढ़ पाने के लायक है या नहीं है, किसान को यूरिया सही मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको बिजली की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये चीज देखनी होती है। आप कहते ट्रिलियन है, फलाना विकास दर बढ़ गया। अब मेरे जैसा साधारण आदमी, भारतीय जनता पार्टी ये भी तो कहती है कि वो 5वें स्थान पर ले आई है अर्थव्यवस्था को, जहां 2014 में जो है दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन वो जो है 6ठे स्थान पर था, लेकिन वो 5वें पे ले आई। ये भारतीय जनता पार्टी के वही नेता कहते हैं जो अपने को 2014 के बाद का समझते हैं, और जो 2014 से पहले भारत में पैदा होना गौरवान्वित समझते थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वो कभी नहीं कहते कि हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ चुकी है। ये वही लोग कहते हैं जो 2014 के बाद अपने आप को पैदा होना गौरवान्वित समझते थे, वरना कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं नहीं। आप मुझे बता दो ना, पहले मेरे पिताजी या हर के पिताजी कहते थे बेटा डकैती ना मारना, चाहे चटनी से रोटी खानी पड़ जाए। आज तो चटनी से भी रोटी खाने के लिए 130 रुपए चाहिए। बताइए आप कहाँ है? अभी आप कल बजट हो जाएगा, हाथ अंगन को आस किया, पढ़े लिखे को फार्स किया, कल पता चल जाएगा, कल आप मुझे बैठा लेना, कल देख लीजिएगा आप क्या होगा। और अभी भी एक बात है, मैं नहीं समझ पाया कि देश का बजट फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रेजेंट करेगा या प्रधानमंत्री करेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, और ना ही देश के किसान को, न छात्र को। आपको इसमें संशय क्यों है राज जी? क्योंकि हर बार तो वित्त मंत्री ही पेश करती हैं बजट। कहाँ है? अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बोल रहे थे ना, मोदी जी, एक बार भी मेरे फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं ले पाए। अरे कल वो कह देते हाँ करेगा तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जी चलिए ठीक है, ये क्या तरीका है? चलिए ठीक है मोहित जी, देखिए इस बार जो बजट आ रहा है काफी खास है, और ऐसे में एक चर्चा और चल रही है, वो ये है कि कुछ राज्यों को स्पेशल बजट की मांग, और अब जिस तरह से गठबंधन की सरकार बनी है तो ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि जेडीयू और टीडीपी को भर भर कर जो है जनता पैसा दिया जाएगा और जनता को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है मोहित जी। देखिए अब सरकार जो है बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई, एनडीए की सरकार बनी है, इसका प्रभाव तो पड़ेगा। और जो जैसा विशेष राज्य का पूरी तरह दर्जा देने का है, तो उसके ऊपर तो अभी मुझे भी संशय लग रहा है कैसा अभी सरकार निर्णय लेगी। किंतु सरकार जो है वो कुछ बातें तो सरकार को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि देखिए सरकार अकेले बीजेपी की नहीं है, एनडीए की है, और उसमें जो अन्य दल हैं और वो अगर कोई प्रस्ताव रखते हैं और वो प्रस्ताव अगर वहां की जनता के हित में है और सरकार उसको मान सकती है तो बिल्कुल मानेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने 100% बातें कही तो 50% तो सरकार उसमें से मान सकती है। अगर वो जितना पैसा मांग रहे हैं उतना नहीं तो 50% तो सरकार उनको उसमें से देगी, और इस सबको लेके सरकार को तो चलना ही पड़ेगा इस बार, इसमें तो कोई शंका नहीं है कि कुछ ना कुछ बातें तो सरकार को माननी ही पड़ेगी। सेक्शन 80C की लिमिट में बदलाव की भी संभावना जताई जा रही है, और यह भी माना जा रहा है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकार ने 10 साल में 80C की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है, ऐसे में इस बार बदलाव हो सकता है, किस तरह से देखते हैं मोहित जी? देखिए जी बिल्कुल, इसमें देखिए बदलाव नहीं किया है, और ये जो है 80C में 1.5 लाख से 2 लाख तक करने का इनका जो है लक्ष्य है इस बार।
ये प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है कि आप इसको करिए, और जहां तक मुझे लग रहा है कि सरकार इस बार संभवतः कर देगी, क्योंकि ये 10 साल में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। तो इस बार सरकार करेगी, क्योंकि सरकार अपनी कमियों, जो उसने पिछले सालों जो गलतियां की हैं, जो नहीं किया है, और जिसको विपक्ष बार बार उंगली भी उठाता है सरकार पे, तो सरकार इस बार उसमें भारी बदलाव करेगी। क्योंकि इस बार सरकार, यही तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसकी विशेषता है कि जनता ने जब वोट कम दिया इस बार बीजेपी को, तो अब उससे बीजेपी को अपनी गलतियां सुधारने का मौका दिया जनता ने। सरकार भी बनी और बीजेपी का पूर्ण बहुमत भी नहीं आया, तो इससे सरकार अपनी उन गलतियों को सुधारेगी जिसके ऊपर विपक्ष कह रहा, सरकार पहले ध्यान नहीं दे रही थी। अभी आप ही ने बोला कि 10 साल में देखिए इसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया टीसी, मगर अब सरकार देगी उसके ऊपर ध्यान, क्योंकि यही हमारी जो भारत की संविधान की विशेषता है कि जनता को पूरा अधिकार है। जनता ने इस बार चेतना दिया है सरकार को कि आप अपने में सुधार करिए, कमियों को सुधारिए। जी ठीक है, इस बार जनता ने चेताया है। प्रमेंद्र जी, क्या लगता है 10 साल में जिन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया उस पर अब ध्यान दिया जाएगा? ठीक है, राज, आपको क्या लगता है कि जो जनता ने इस बार डेंट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो झटका दिया है, उसकी वजह से अब सोए हुए जो थे भारतीय जनता पार्टी, उसकी नींद खुल गई है, जो लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे थे, अब उनकी ओर भी ध्यान दिया जाएगा? मेरा तो ये कहना है ना शिखा जी, देखो अभी कहना इट्स टू अर्ली। अभी अगर कह देंगे कल क्या करेंगे, मजा तो इस सवाल का जवाब तो कल शाम को मिलेगा। जब इन्होंने कर दिया होगा तब देखा जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वसनीयता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है, सोचती कुछ है, बोलती कुछ है। तो मैं नहीं समझता कि पार्टी, देखिए हर सरकार की एक आइडियोलॉजी होती है, हर पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है। घर में 2 भाई होते हैं, दोनों की आइडियोलॉजी अलग होती है। और मैंने एक बात देखी कि भारतीय जनता पार्टी की, मैं ये जो बात कह रहा हूं एक इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, मैं एक सिटीजन हूं, बेहतरीन सिटीजन हूं, मैं मानता हूं, गर्व करता हूं, सिटीजन हूं मैं प्रोडक्टिव हूं, क्योंकि देश के लिए सोचना भी हमारा काम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो धोखेबाजी की है, ये प्राइवेटिज्म की विश्वास रखती है। इनको लगता है कि रेगुलर डॉक्टर क्यों दे। अभी आप ही देख रही थी भारतीय जनता पार्टी के अभी जो नेता बोल रहे थे वो डॉक्टर है। अभी आप, मुझे नहीं पता, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो बरेली में ही जिला अस्पताल है, मुझे बता दो कि जिला अस्पताल में क्या पूरे डॉक्टर की तैनाती है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? ये रोजगार नहीं है? आप भरिए परमानेंट डॉक्टर, भरिए परमानेंट डॉक्टर। ये आयुष्मान चलाते हैं आप, आयुष्मान से देखिए एक और बात बता रहा हूं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन इसका पूरा फायदा पेशेंट को नहीं मिल पाता है, चक्कर काट जाता है। उसके जो तीमरदार जाते हैं वो भी चक्कर काट जाते हैं। आपको एक सुधार, आप एक स्ट्रक्चर को सुधारो। पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इनमें डॉक्टर्स पूरे करिए। आप जाते हैं छापा मार देते हैं, अब वहां कहते हैं लाइन लगी है। क्यों नहीं लगेगी लाइन? जब 27 MD होने चाहिए, जहां 12 MD होने चाहिए, वहां 2 MD होते हैं। और ऐसे लोहिया अस्पताल है जहां पे ऑपरेशन थिएटर खुले नहीं है, जो समाजवादी पार्टी की सरकार के टाइम पे बने थे। ऐसे भी है, डॉक्टर आते नहीं है। अच्छा, दवाइयां, ये दवाइयां, ये जेनरिक दवाइयां क्यों बेच रहे हैं? सारे लोग नकली दवाइयां बेचने लगे। क्या मतलब है ये भाई? आप बजट करते हो, देश की जनता आप खुश नहीं रह रही आपसे। और एक और बात बता रहा हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी अगर अभी भी बाज नहीं आएगी, इनका नाम लेने वाला नहीं होगा, बता रहा हूं। गलत डिसीजन ले रही है, और ये ट्रिलियन मिलियन मत बोला करें, ये शोभा नहीं देता है ये शोभा नहीं देता। चलिए ठीक है, लास्ट कमेंट मोहित जी आपसे। लगाने वाले को ट्रिलियन से क्या मतलब भाई? ठीक है मोहित जी, लास्ट कमेंट आपसे कि जो ये बजट आ रहा है इससे कई उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार के बजट में क्या खास हो सकता है? किस चीज पर लग रहा है सबसे ज्यादा फोकस रहेगा सरकार का? देखिए, इस बार बजट में जो है, जो इनकम टैक्स की छूट सबसे पहले बढ़ेगी, मिडिल क्लास को उसका फायदा मिलेगा, और जो किसान है उनको बड़ा फायदा मिलने वाला है, और बेरोजगार लोगों के लिए तमाम सरकारी नौकरियां तो सरकार बढ़ाएगी। उसके साथ में जो स्किल डेवलप करने के लिए कई योजनाएं सरकार की, उस पर फोकस है कि लोगों की जो योग्यता है उसको हम उससे लाभ उठाए, देश को फायदा हो, लोगों को खुद स्वरोजगार मिले। और इस प्रकार से जो किसान सम्मान योजना जो चल रही है उसमें भी 6,000 की बढ़ोतरी की उम्मीद है। और इस प्रकार से कई जो 10-10 साल से जिनमें सुधार नहीं हुआ है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो छूट है उसमें भी बढ़ोतरी होगी,
और उसके साथ में जो 80C 80D इन दोनों में जो है जो बढ़ोतरी होगी। तो इस प्रकार से कुल मिला के और सरकार विकास पर भी अपना जो उसका पहले से एजेंडा है कि हम उस पर ध्यान देंगे और देश की प्रगति उसका मुझे उम्मीद है कि ये सब होगा। और बाकी सच्चाई क्या है और क्या होगा तो कल पता चलेगा, मगर उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार जो है लोक हित में और भारत के नागरिकों के हित में इस बजट को लाएगी और सभी को उससे लाभ प्राप्त। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर प्रमेंद्र माहेश्वरी जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस से प्रवक्ता राज शर्मा जी और डॉक्टर मोहित शुक्ला जी अर्थशास्त्री के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने आगामी बजट पर चर्चा करी। मोदी सरकार का ये तीसरे कार्यकाल का जो पहला पूर्ण बजट आने वाला है काफी खास है, जनता की उम्मीदें भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो केंद्र में सरकार है वो किस तरह से जनता की ओर ध्यान देती है, सभी सेक्टर्स पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर देखते हुए, इन तमाम चीजों को देखते हुए किस तरह का बजट आता है, ये तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर। और शहजादा फिरोज की रिपोर्ट।